हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में। दोस्तों अशोक स्तंभ का पूरा इतिहास, अशोक स्तंभ को किसने बनवाया था और अशोक स्तंभ का हम और आप जैसे आम लोग दोस्तों इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं ना तो आपको 2 वर्ष का जेल और 5,000 का जुर्माना भर सकते हैं। तो इसका यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं इसका यूज, क्यों इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया, क्या और सारी चीज़ें नहीं थी उसको क्यों नहीं बनाया गया, तो क्या है इसके पीछे का सच, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में हम अशोक के स्तूप के बारे में भी बात करेंगे। अशोक का स्तूप क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। स्तूपों की संरचना कैसे होती थी, ये स्तूप होता क्या है आखिर, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आप सभी लोगों को पता है हम लोग दोस्तों लूसेंट की बुक जो होती है, जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उस पूरे लूसेंट को हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है दोस्तों। 42 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं और डे बाय डे दोस्तों वीडियो आ रही है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप पूरे लूसेंट को आसानी से दोस्तों पूरे फ्लो चार्ट और डायग्राम की मदद से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक अशोक स्तंभ को। अब समझिएगा दोस्तों, कहानी की तरफ का समझिएगा कि अशोक स्तंभ आखिर बना कैसे और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया क्यों गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो दोस्तों अशोक स्तंभ की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है अशोक जो है एक युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं कलिंग का युद्ध। और उसमें दोस्तों कलिंग के युद्ध में उसका हृदय क्या हो गया था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। क्योंकि कलिंग का युद्ध दोस्तों इतना क्रूरतापूर्वक लड़ा गया था, उस कलिंग के युद्ध में 1 लाख से 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे, सबको क्या किया था अशोक ने कटवा दिया था। इतना क्रूरतापूर्वक वाला राजा था। कटवाने के बाद दोस्तों क्या किया था, बाकी जो बचे लोग थे उनको मगध में दोस्तों बंदी बना करके लाया था। और वही सब देख करके वो सोचा हमसे बहुत बड़ा क्या हो गया है, पाप हो गया है। वही सब पाप देख करके दोस्तों उसका हृदय हो जाता है परिवर्तन और वो जो है धर्म के मार्ग पे जो है चलने लगता है। तो अगर दोस्तों आपने कलिंग युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है लूसेंट में जो है प्लेलिस्ट में, उसको भी जा करके आप देखिए। कलिंग युद्ध आपको समझ में आएगा कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अब दोस्तों जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो वो धर्म के रास्ते पर चलने लगा। वो बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा क्या बन गया, प्रचारक बन गया, अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म को अपनाया जब दोस्तों, तो बौद्ध धर्म की जहाँ जहाँ पवित्र स्थल थे वहाँ ने दोस्तों अपने जो है क्या बनवाए, स्तंभ बनवाए जिसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक स्तंभ है, वो दोस्तों कौन सा अशोक स्तंभ है, वो सारनाथ में जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, वो स्तंभ जो है लिया गया है। जिसमें दोस्तों क्या है, ऊपर जो है 4 शेर की आकृति बनी हुई है, नीचे बीच में दोस्तों क्या है 24 तिल्लियों वाली क्या है आकृति है। तो अशोक स्तंभ का संरचना आप देख पा रहे होंगे, आपके जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा कि किस तरह से ऊपर जो है 4 मुख वाले क्या हैं, शेर हैं चारों तरफ से। ये शेर क्यों लिया गया था समझिएगा, शेर इसलिए लिया गया था दोस्तों कि जो भगवान बुद्ध का राष्ट्रीय पशु था, राष्ट्रीय चिन्ह था, वो क्या था दोस्तों, भगवान बुद्ध का जो चिन्ह था जैन धर्म का वो क्या था, वो सिंह था। इसीलिए दोस्तों क्या लिया गया, सिंह लिया गया। और इससे ये पता चलता है कि अशोक ने भगवान बुद्ध के जो है प्रचार करने के लिए इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। और अशोक ने कलिंग युग के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। वही सबको देखते हुए ये अशोक स्तंभ हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना। क्यों बना दोस्तों, देखिए समझिएगा, कहानी समझिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या होता है, बन जाता है। लेकिन लागू कब होता है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और जब 26 जनवरी 1950 को लागू होने जाता है हमारे भारत का जो है संविधान, तब दोस्तों नेहरू जी कहते हैं कि हमारे देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह भी होना चाहिए, हमारे देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक भी होना चाहिए। तब वहीं पे दोस्तों निकल करके आता है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो होगा देश का वो क्या होगा, वो अशोक
अशोक स्तंभ होगा, क्योंकि अशोक ने दोस्तों पूरे भारत पे बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, राज किया है, और मतलब पूरे भारत की जो समाज था वहाँ जो है उसको बदल दिया है अशोक स्तंभ ने। ठीक है, तो अशोक स्तंभ कैसे बना ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और बात समझिएगा, 250 BC पहले अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था ये। तो सारनाथ में जो बनवाया गया है अशोक स्तंभ वो 250 ईसा पूर्व पहले ही बनवाया गया था। उसी अशोक स्तंभ को हमने जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है। दोस्तों बौद्ध स्थल सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों ये बना कैसे था, लाल बलुआ पत्थर द्वारा बना था, और ये मतलब ढक गया था, पूरा जो है मिट्टी का जो है अपर्दन वगैरह से ढक गया था। तो इसकी खुदाई करवाया गया था, तो ये टूटा हुआ मिला था जो अशोक स्तंभ था। तो बाद में इसको जोड़ा गया, और जो है अभी भी सारनाथ में अशोक स्तंभ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख किया गया है, यानी कि शेरों की आकृति है चारों तरफ। ठीक है, 1950 में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, कौन, अशोक स्तंभ। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मध्य भाग में दोस्तों 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र भी बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, अशोक चक्र बोलते हैं, जो कि तिरंगे के बीच में भी होता है अशोक चक्र। आई होप आप समझ रहे हैं, जिसमें क्या होती है, 24 तिल्लियां होती है, वो तिरंगे का जो बीच वाला पार्ट है अशोक चक्र, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। ठीक है, संवैधानिक पद के अधिकारी ही इसका उपयोग कर सकते हैं। आप समझिए, हम जैसे और आप जैसे लोग इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, और किसी भी देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो दोस्तों संवैधानिक पद पे जो अधिकारी होते हैं, या संवैधानिक पद पे जो लोग कार्यरत होते हैं, या जो है उच्चतम अधिकारी लोग जैसे IAS PCS हो गए, वही लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, वही लोग इस जो है भारत के चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया। अगर आप जो है यूज करेंगे या हम जैसे लोग यूज करेंगे तो आपको 2 वर्ष तथा 5,000 का जुर्माना लग सकता है, 2 वर्ष की जेल हो सकती है। तो ये था पूरा दोस्तों अशोक स्तंभ का इतिहास। अशोक स्तंभ दोस्तों किस तरह से बना, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों बात करते हैं हम अशोक के स्तूप के बारे में कि अशोक का स्तूप क्या है। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं अशोक के स्तूप के बारे में। हाँ तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अशोक के स्तूप की कि अशोक का स्तूप क्या है और दोस्तों ये क्यों बनवाया गया था। तो देखिए दोस्तों, अशोक का जो स्तूप है वो बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शरीर अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, दांत तथा उपयोग किए गए वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते थे, उसी को बोलते थे अशोक स्तूप। अब दोस्तों प्यार से समझिएगा इसको कि जो अशोक का स्तूप है वो क्या है, जो भी बौद्ध धर्म के संत हुआ करते थे या फिर महात्मा बुद्ध थे, उनका जब भी मृत्यु हुआ तो उनकी जो अस्थियां बची या फिर उनके द्वारा जो यूज किए गए वस्तु थे उसी का क्या बनाया गया, उसी का बनाया गया दोस्तों अशोक का स्तूप। उनकी अस्थियों को नीचे रख दिया गया, उनके द्वारा यूज की गई वस्तुओं को नीचे रख दिया गया और उसी पे एक भवन बना दिया गया। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अशोक का स्तूप कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं दोस्तों कि अशोक का स्तूप जो है वो सबसे पहला कहाँ पे मिला। तो सबसे प्राचीनतम अगर देखा जाए स्तूप तो वो मिला है पिपरावा स्तूप, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि जो सबसे प्राचीनतम स्तूप पाया गया है वो कहाँ का है, वो उत्तर प्रदेश के पिपरावा में पाया गया है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप जो है वो है सांची का स्तूप, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में दोस्तों पाया गया है। और अशोक ने दोस्तों इसको ईंट से बनवाया था और सन 1818 ईस्वी में टायलर द्वारा इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक का स्तूप होता क्या है। तो बौद्ध धर्म के जितने भी संत हैं या बुद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो भी जो है देहावसान हुआ होगा तो वहाँ पे जो भी अस्थियां थी उनकी या उनके द्वारा जो उपयोग किए गए वस्तु थे उन्हीं को रख करके उसके ऊपर एक क्या बना दिया गया, एक भवन निर्माण कर दिया गया जिसको बोलते हैं अशोक का स्तूप। और इसकी संरचना क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1818 में टायलर द्वारा खोजा गया था और रायसेन मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है, रायसेन जिला।
स्तूप की संरचनाएं क्या क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो आपके सामने जो है पिक्चर आ रहा होगा अशोक के स्तूप का। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें होता है तोरण द्वार। आप सभी लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि जो चारों तरफ 4 द्वार होते हैं, किसी भी स्तूप में चारों तरफ के जो द्वार होते हैं उनको तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तोरण द्वार कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? वेदिका। तो दूसरा वेदिका है जो कि स्तूपों के चारों तरफ दीवारों का घेरा होता है। अब समझिए दोस्तों, जो द्वार बने हुए हैं चारों तरफ उसको बोलेंगे तोरण द्वार, तथा उस द्वार के जो किलाबंदी की गई है, किनारे किनारे दोस्तों पत्थर की किलाबंदी की गई है, उसको हम बोलते हैं वेदिका। यानी कि ये वेदिका है, इसके मतलब ये इसकी ही सहारे जो दीवार हैं चारों वो लगी हुई हैं। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अंड किसे कहते हैं? तो अंडाकार भाग जो कि शांति का प्रतीक होता है उसे अंड कहते हैं। तो स्तूप में दोस्तों जो सबसे ऊपर ये गोल सा बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को अंड बोलते हैं। और इस अंड के ऊपर आयताकार रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं दोस्तों हर्मिका। क्या बोलते हैं? अंड के ऊपर आयताकार भाग में आपको क्या मिलेगा? हर्मिका बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको छत्र बोलते हैं। और छत्र और हर्मिका के बीच में जो रॉड लगा होता है उसको यत्री बोलते हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपके जो है इमेज में शो हो रही होगी, सारी चीज़ों को आप देख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। तो ये अशोक के स्तूप की संरचना है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि अशोक के स्तूप की संरचना इसमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो अशोक स्तंभ और अशोक के स्तूप को लेकर के। तो ये थी मौर्यकालीन कलाएं, यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो कला थी, जो संस्कृति थी वो इस तरह से थी। लोग कलाएं जो है इस तरह से बनाते थे। मतलब अशोक स्तंभ बनवाया गया, आपका अशोक का स्तूप बनाया गया, तो ये कला से संबंधित आ जाएगा। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में हमने राजनीतिक व्यवस्था देख लिया, मौर्य साम्राज्य में हमने प्रशासनिक व्यवस्था देख लिया इसके पहले वाली वीडियो में, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखा हमने, वहाँ का दोस्तों न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा मौर्यकालीन कला के बारे में। एक वीडियो बस और आएगी मौर्य साम्राज्य की, जिसमें हम बात करेंगे जितने भी अभिलेख हैं अशोक के उसके बारे में, कि प्रथम अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, द्वितीय अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, कितने बृहद अभिलेख हैं, कितने उनके लघु अभिलेख हैं। तो जितनी भी दिल्ली टोफरा, दिल्ली मेरठ, जितने भी अभिलेख हैं दोस्तों उसके बारे में इसके बाद वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से पढ़ना सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों काफ़ी मेहनत होती है। तो कमेंट करेंगे तो मुझे एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।